नस्ट इक्वेशन बेटा लास्ट लेक्चर जो है आपके नस्ट इक्वेशन हो गई है, आपकी क्यूसी हो गई है, आपकी लॉग की बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज हो गई है। अब उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। देखो लास्ट टाइम जो नस्ट इक्वेशन आपने की थी उसके अंदर जो ई सेल था, ई सेल क्या था आपके पास, ई सेल था तीनों सेल माइनस 0.059 for main and log of QC यही था। या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाई एन log ऑफ QC। इस टाइप तो 0.059 और 0.06 में फर्क कितना है, ये तब है जब बाकी कंडीशन तो सेम है, बस टेम्परेचर 298 केल्विन ये तब है जब टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन, मतलब जब 25 डिग्री स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो आपके पास 0.059 होगा, और जब आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपके पास 0.06 होगा। अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर 0.6 ले लोगे तो भी आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैलकुलेशन कई बार काफ़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे करने, आपको क्या दिया जाएगा, मान लो एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन करते हैं। आपको एक सेल दे दी, जैसे आपको दे दिया भाई अपनी गैल्वेनिक सेल ले लेते हैं Zn2 पॉजिटिव सोल्ट Cu2 पॉजिटिव टू C, इसका इनपुट सेल आपको दे दिया है 1.1 वोल्ट, ठीक है बेटा। आपको इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन देगी 0.1 मोलर, Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देगी 0.01 मोलर। अब आपसे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ई सेल आप फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिक से शुरुआत करेंगे। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी सेल का फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, क्योंकि बोर्ड में फॉर्मूला लिखने के भी आपके पास हाफ मार्क होता है। तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गलत लिख दो तो वहीं पे क्वेश्चन आपका कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपने गिवन लिखा, गिवन के बाद फार्मूला लिखा, तो आपके पास एटलीस्ट हाफ मार्क तो आ जाएगा, ठीक है जी। और कई बार होता है जनरली आप लोग गलतियां कहाँ करते हो, जस्ट फाइनल स्टेप की कैलकुलेशन, तो जस्ट फाइनल स्टेप की कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो सीधे से सिर्फ आपका हाफ मार्क निर्धारित करेगा 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। तो कैलकुलेशन सबसे लास्ट स्टेप में करें, जहां तक हो सकता है कैलकुलेशन को अवॉइड करते चले, लास्ट स्टेप में एक साथ कर दें सब कुछ, जितनी बड़ी बेशक आपके पास स्टेटमेंट बनती जाए उसको करते जाए, क्योंकि आपके मार्क्स मिलते चले जाएंगे उसके हिसाब से। अब देखो फार्मूला लिख दो, क्या बिल्कुल हो जाएगा। अब फार्मूले के बाद आपको जरूरत पड़ेगी क्यूसी की, रिएक्शन के अंदर है बेटा क्यूसी, तो क्यूसी क्या रहेगा, क्यूसी रहेगा भाई आपके पास प्रोडक्ट्स रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्रोडक्ट रेज़ टू पावर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू पावर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रिएक्टेंट और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आपका कल की लेक्चर में बहुत अच्छे से सबका हो गया था, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखोगे। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे कैसे लिखोगे, तो पहले सेल रोटेशन तो आपको दे रखी है, इस सेल रोटेशन से आप सेल रिएक्शन बनाएंगे, इस सेल रोटेशन से क्या बनाएंगे, सेल रिएक्शन। उसके लिए आपको बेटर रहेगा, बेसिक तो रहेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप दोनों को अलग अलग लिख लें। जैसे आपको सबको पता है लेफ्ट वाला पोर्शन ऑक्सीडेशन का है और राइट वाला पोर्शन आपके पास है रिडक्शन का है, सबको अच्छे से पता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना लो बेटा, पहली बात बनाइए ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या बन जाएगी सर, Zn जो है वो चला गया Zn2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकलते हमेशा कहां से हैं, प्रोडक्ट साइड से। दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ बना लो, रिडक्शन हाफ में क्या होगा, आपके पास जो Cu2 पॉजिटिव है उसको इलेक्ट्रॉन दो कितने, जितना उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है, यहाँ कितना चार्ज क्रिएट हुआ था 2, यहाँ कितना न्यूट्रलाइज हुआ 2 से 0, कितने इलेक्ट्रॉन दो, तो भाई आपके पास क्या बन जाएगा C। अब नेट रिएक्शन लिखो, नेट रिएक्शन क्या बनेगी आपके पास, नेट रिएक्शन होगी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आप से आप ये कर सकते हो चाहो तो बन जाएगा आपके पास Zn प्लस में आपके पास Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस C।
हो गया जी। ये आपके पास हो जाएगी नेट रिएक्शन, जिसके आपको जरूरत है क्यूसी लिखने के लिए। अब चलो क्यूसी लिखते हैं। तो इसका क्यूसी क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट कौन कौन है बेटा, Zn2 पॉजिटिव आयन और Cu, कोफिशिएंट दोनों के कितने हैं 1 इशू ही नहीं है किसी टाइप का। तो आपके पास क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय Cu की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय आपके पास Zn एटम्स रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय Cu2 पॉजिटिव आयंस रेज़ टू पावर 1। अब आपको गिवन क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है, हां जी गिवन है, किस किस की, एक तो Zn2 पॉजिटिव की, एक Cu2 पॉजिटिव की। Zn और Cu की तो नहीं है, होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है बेटा जी। एलिमेंट्स जो है उनकी कंसंट्रेशन, जब कोई भी सॉल्वेंट एक्सेस में गिवन, सॉल्वेंट हम जनरली पानी यूज करेंगे, और जब कोई भी एलिमेंट जैसे जिंक और कॉपर अपनी नेचुरल फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा मानी जाएगी 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा, किसी Zn की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय में Cu की कितनी हो जाएगी, ये एलिमेंटल फॉर्म है 1। Zn की कितनी हो जाएगी 1 क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है, और Cu2 पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी बेटा, Cu2 पॉजिटिव हो जाएगी 0.01 जाएगी। अब इसको आराम से सोल्व आउट कर लो, सोल्व आउट कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, कितना होगा सोल्व करके, आराम से कर दोगे 1/10 में 1 ऊपर चला गया 100। और वैसे तो 12th के स्टूडेंट आप इतना तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 10। क्यूसी की वैल्यू आ गई आपके पास, ई नोट सेल की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, नहीं भी गिवन होगी तो कैथोड और एनोड की गिवन होगी, वो आपको ऐसे पता चलेगा कैथोड कौन है एनोड कौन है, उसका आप वैसे भी ई नोट सेल करके ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको चुके वहां से कर लोगे। बस एक ही चीज है क्यूसी, और क्यूसी के लिए 1 कहां से आया, इन दोनों में 1 कहां से आया, ये नॉलेज है, ये आपको नॉलेज है, तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी नहीं होती। अब कई बार आपके पास हाफ रिएक्शन मिल जाती है, जैसे आपको दे दिया Zn2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स अब भाई चलो भाई इसका आप QC सॉरी इसका ई सेल का एक्सप्रेशन लिखो, ये भी आ सकता है भाई, इसका ई सेल एक्सप्रेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, आपको इन द फॉर्म ऑफ डेटा हमेशा न्यू होती है, नॉट इन डॉलर, तो आपको रीडिंग है माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी होगी, साथ दिख रहा है 2, log ऑफ प्रोडक्ट में कौन है Zn अपॉन में क्या होगा Zn2 पॉजिटिव। तो आपके पास इसका QC का जब टर्म आप चेक करोगे तो Zn2 क्या हो जाएगा 1, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1, और Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो यहाँ पे नहीं लिखते, जब आप बुक्स को पढ़ रहे हो तब आपको दिखता होगा वो सीधा ही क्या कर देते हैं 1 अपॉन में आयन लिख देते हैं, आप कहते हैं ये 1 कहां से आया, वो दिखा ही नहीं आता Zn था। अरे अगर आपको QC लिखना आता था तो ये बच्चों का खेल है, QC लिखना आता अगर आप उसको रटते फिरोगे ऐसे जैसे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा Cu gives you Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब भाई इसका ई सेल लिखो, तो आप एक बार इक्वेशन में बना लोगे तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन चेंज 2 और log ऑफ ऊपर क्या है Cu2 पॉजिटिव और नीचे क्या आएगा Cu। अब फिर से ये जो Cu है नीचे वाला बेटा ये की एलिमेंटल फॉर्म में है, इसकी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो यहाँ पे आप देखोगे Cu न्यूमरेटर में आ गया, यहाँ देख रहे हो आपके पास आया डिनोमिनेटर में आ गया, क्या पंगा है, अरे कुछ पंगा ही नहीं है, खाली QC तो लिख रहे हो, QC लिखोगे तो आपके सामने क्या है QC में आपके पास ऊपर कौन आता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आयन प्रोडक्ट में था या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में था, दिमाग कहता है कहीं पे 1 बाई आयन कर देता है, कहीं पे आयन लिख देता है, क्या है वो, ये कुछ रिएक्शन है, क्वेश्चन चेक करो आपके पास इजी है, ठीक है जी। तो ये था आपके पास नास्ट इक्वेशन के थ्रू आप इस सेल को यूज कैसे करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा लेके चलते हैं, ये कब है ये पोर्शन कब है जब रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल होता है, QC कभी तो आया, लेकिन वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना बेटा, उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर सबसे सिंपल चीज क्या है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्या ध्यान दो, आप
आपके पास रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, जैसे मैं आपके पास हो N2 plus 3H2 is in equilibrium, is in reversible nature with ammonia। इस रिएक्शन का मतलब क्या है कि अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है बेटा। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल कब रहेगी? ये रिएक्शन रिवर्सिबल तब रहेगी जब अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनने की स्पीड और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की स्पीड, आपको पता है ना, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाएगी, अमाउंट लिमिट अपनी याद हो, अमाउंट सेम हो ना हो में कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन दोनों की होने की स्पीड सेम हो जाए, क्या? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। जैसे मान लो ये दोनों मिलकर इसके 10 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसी टाइप इसके 10 मॉलिक्यूल टूट के इसके 10 आपके पास मॉलिक्यूल बना दें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के हिसाब से। तो बेटा सीधी बात है, जब दोनों प्रोसेस क्या आपके पास स्पीड ऑफ या रेट ऑफ r defines the rate speed of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, then the situation in a reversible reaction में होगा। उस सिचुएशन के अंदर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या कहते हैं? द रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन ने अटेन कर लिया है, ये होता है आपके पास इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का वहां क्या फर्क पड़ेगा? अब पिछला लेक्चर एक बार ध्यान में फिर से एक बार रिवीजन लीजिए। इनोट सेल की 3 वैल्यूज आती है बेटा, याद करना। एक आपकी है पॉजिटिव, एक आपकी है आपके पास नेगेटिव, और एक वैल्यू आती है आपके पास 0। तो पॉजिटिव होने का मतलब आप कहते थे सर ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन अपने आप होगी, और अपने आप को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन सर ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और 0 सर ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में है, ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ये था ना जी। और इसी चीज को आप लास्ट इक्वेशन में यूज करेंगे, क्या? when reaction is in equilibrium, when reaction is in equilibrium, तब क्या होगा आपके पास? तब पहली चीज इनोट सेल becomes equals to 0, कंडीशन नंबर 1। और 2 जो QC है that will become AC। QC क्या था? रिएक्शन कोशेंट। QC क्या था? रिएक्शन कोशेंट, जो बता रहा था कि रिएक्शन जो रिवर्सिबल है वो किस तरफ ज्यादा हो रही है, फॉरवर्ड की तरफ या बैकवर्ड की तरफ। और KC क्या होगा? भाई रिएक्शन ना फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा और ना बैकवर्ड, दोनों तरफ सेम स्पीड से चल रही है, इसका मतलब रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको बताया कि मेरे इक्विलिब्रियम की शॉर्टकट है, हो जाएगा जी। अब उठा को इसी को लास्ट इक्वेशन में डाल दो, दोनों कंडीशन हो गए, तो आपके पास लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी? लास्ट इक्वेशन थी E cell is equal to E of cell minus 0.059 by n log of QC। अब थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया, क्या बन गया भाई? E नोट सेल तो बन गया 0 और QC बन गया आपके पास AC। तो in this situation of in the condition of equilibrium, E cell becomes equals to minus 0.059 by n, and is the number of electron change and log of KC, and log of KC। ये हो जाएगा आपके पास in the condition of equilibrium, ठीक है जी। क्या? E cell becomes equals to minus 0.059 and log of KC, ठीक है जी। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, तो हल्का सा कंसेप्ट करते हैं आपके पास इसका, केसी का और फर्स्ट इक्वेशन के दौरान इक्विलिब्रियम का। चलो देखते हैं एक सेकंड के लिए उसको। अब देखो बता यहाँ से क्वेश्चन में कैसे आएंगे?
क्वेश्चन के अंदर या कोई भी सेल दे दी, जैसे आपको वही दे दिया कि लेफ्ट में क्या होता है आपके पास ऑक्सीडेशन K2 के पॉजिटिव, इस तरफ दे दिया आपको Al3 पॉजिटिव टू A। इस टाइप से आपको एक सेल देती, ठीक है। और इस सेल के अंदर आपसे पूछ लिया कि भाई द रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, ये जो सेल हो रही है ये इक्विलिब्रियम के अंदर सेटअप है, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है। इसकी आपके पास ई सेल निकालो, जबकि आपको Kc की वैल्यू दे रखी है, Kc की वैल्यू दे दी और आपसे कहते इसकी ई सेल की वैल्यू निकालो, आ जाएगी डायरेक्ट। कैसे? ये रहा फॉर्मूला, Kc की वैल्यू का लोगरिथम लो, लोगरिथम की वैल्यू आपको अगर ये 2 10 ऐसे हुए तो आपको पता है, पिछली क्लास में हमने की थी। अगर नहीं पता है अगर आपके पास Kc की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है तो उस केस में आपके पास रिएक्शन के अंदर ये दे रखी होगी Kc की वैल्यू, तो आप आराम से उनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। टेंशन की बात नहीं, Kc की वैल्यू अगर मान लिया आपको Kc की वैल्यू आ रही है 42, तो कोई टेंशन नहीं है, आपके पास मोड 42 की वैल्यू देगा, ठीक है। हाँ, अगर आ गया आपके पास 1000 या आ गया 0.1 तो इनकी वैल्यू मोड नहीं देगा, ये आपको पता होनी चाहिए, आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। अब मुद्दे पे आते हैं। अगर आपसे किसी क्वेश्चन के अंदर ई सेल दे दिया, जैसे ई सेल दे दिया भैया आपके पास 4.26 और बोल दिया चलो इसका Kc निकालो। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना एंटीलॉग की एक बेसिक सी बात जानकारी होनी चाहिए। कैसे? देखो, ई सेल दे दिया तो फार्मूला क्या था, पहले फार्मूला तो लिखना ही कौन है, ई सेल इक्वल्स टू -0.059 डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू वही कितनी है अभी। तो जब आपको n की वैल्यू लिखनी है, खाली आपको Qc Kc नहीं लिखना है, तो उस टाइम पर n निकालने का सिंपल सा बेसिक सा शॉर्टकट है, आप दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज कैलकुलेट करो, वो तो आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पे 0 से 1 का चेंज है तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ में 1, यहाँ पे 3 से 0 तो चेंज कितने का आया 3, और दोनों कैंसिल ले लो, दोनों कैंसिल ले लो, 3 और 1 कैंसिल आप ले लोगे तो 3 और 1 कैंसिल क्या हो जाएगा 3, वही क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, वही हो जाएगा आपके पास n की वैल्यू। जब आपको Qc और Kc नहीं लिखना तो आपको नेट रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन n तो चाहिए। n कहाँ से आएगा, तो n आएगा आपके पास सेल नोटेशन से या सेल रिएक्शन से। सेल रिएक्शन में तो आपको दिख ही सकता है, फिर भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले पोर्शंस में चेक करो कि टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का है। मान लो एक के अंदर 1 का है, एक के अंदर 3 का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम देखो 3 का 3, एक के अंदर 2 का है, एक के अंदर 4 का है, तो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का हो जाएगा 4, एक के अंदर 2, एक के अंदर 3, 2 और 3 कैल्शियम 6, तो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितना 6। इस टाइप से आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, तो ई नॉट ई सेल हो जाएगा -0.059 बाई आपके पास 3 log ऑफ Kc। अब Kc की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 4.26, सॉरी Kc को निकालना है, सॉरी Kc को निकालना है आपको, ई सेल की वैल्यू गिवन है, ई सेल की वैल्यू कितनी है 4.26। अब भाई जो चीजें वहां थी उनको यहाँ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.059 इक्वल टू log ऑफ Kc। अभी हो गया नेगेटिव, हो गया जी। अब देखो आपके पास इसको आप सोल्व आउट करो आराम से, आप इसको सोल्व करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशंस ले लो, जैसे ये आ गया 4.20 और ये आपको दे दिया 0.6। अब आप इसको सोल्व करो, 2 0 से 2 0 चलेगी पॉइंट में, इसको काटो कितना हो जाएगा आपके पास 70, तो आपके पास log Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी -210, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास Kc की वैल्यू यहाँ पे जो भी डिजिट आती है उसको आप 10 की पावर में ले जाओ, जो भी डिजिट आती है, जैसे यहाँ 210 आया है तो log का बेस क्या था 10, तो आपके पास हम ले लेंगे 10 की पावर -200, दैट्स इट। मान लो यहाँ से आप इसको सोल्व करते और आपके पास वैल्यू निकल के आती है log Kc की -3.86, मान लो आ सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आपसे कहा जाए
तो पेपर में आपके पास एंटी लॉग -0.86 की वैल्यू होगी, 3.86 की डायरेक्ट वैल्यू शायद ना दी जाए, सीधे से। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? बिल्कुल आसान है, जो भी पॉइंट से पहले की डिजिट है 1 2 5 7 9 जो भी व्हाटएवर इट इज, उसको आप 10 रेज़ टू पावर में ले जाएंगे, इतना बचेगा 10 रेज़ टू पावर माइनस, ठीक है। अब बच गया 0.86, इसकी वैल्यू आपको बोर्ड के अंदर यूजिंग एंटीलॉग या तो टेबल दी जाएगी, वहां से आप देख के पता कर सकते हो, या फिर टेबल ना भी दी जाए तो आपके पास डायरेक्ट 86 की वैल्यू दी जाएगी, 86 की जो भी वैल्यू निकल के आएगी एंटीलॉग 86 की, आप उसको सोल्व आउट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अगर ये चीज आपके पास मान लो log AC की वैल्यू निकल के आती +2.07, अब कहा जाए बताओ कैसे निकालो, क्या जाता है? तो आप इसका दोनों तरफ एंटीलॉग देते क्या मिलेगा, KC पॉइंट से पहले की जो डिजिट है उसको क्या करोगे, पावर में ले जाओगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2, और एंटीलॉग ऑफ 0.7 ये आपको दे रखा होगा, आप वहां से इसको चेक कर लोगे और सॉल्व कर लोगे, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपके पास KC से रिलेटेड लास्ट इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इनको आराम से सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है, ग्रुप के अंदर आप उनको आराम से सोल्व कर लेंगे। दैट्स इट फ्रॉम